नमस्कार साथियों। किसी का कहना है 300 पार, तो किसी ने कहा 350 पार, तो किसी ने कहा इस बार तो 400 पार। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे, इसको लेकर के अब कयास बिल्कुल भी ना लगाया जाए, क्योंकि टीवी स्क्रीन के ऊपर और सरकार के तमाम भाषणों के जरिए अब बिल्कुल सबको समझ में आने लगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम तो आ ही चुके हैं। और सबसे बड़ा चुनाव तो जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, उस परिणाम ने ये जता दिया, यानी बता दिया कि इसके सामने अब कोई भी नहीं, यानी कमोबेश इसी के अंदाज में कितने प्रतिशत वोट बढ़ेंगे, कितनी सीटें बढ़ जाएगी, इसी बात का जिक्र हो गया है। तो उस चाहे टीवी स्क्रीन पे जो रेंगते हुए आंकड़े हैं और उसके पीछे एक ओपिनियन पोल की जो धागा है, तो जरा इस बात को सोचिए, जिस भारत देश के भीतर पत्रकार खबरों को ना दिखाता हो, इस देश के भीतर घटने वाली घटनाओं को लेकर के अपना नजरिया रख पाने की स्थिति में न आया हो और असफल साबित हुआ हो, पत्रकार जहां पर सूचनाएं दे पाने की स्थिति में न खड़ा हो पा रहा हो, वहां पर वह 4 महीने बाद क्या होने वाला है इसको बताने के लिए होड़ लग गई है। और होड़ भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, इसी नंबरों के आसपास समूची जानकारी टीवी स्क्रीन के ऊपर कैसे दौड़ने लगे और नेताओं के साथ बैठकों का दौर जब सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे, तो अब यह कहने से कोई चूके नहीं कि दरअसल 10% वोट बढ़ेगा। तो इसके बाद राजीव गांधी का रिकॉर्ड भी जो 400 पार सीटों का था लोकसभा में, उसको भी अब तोड़ दिया जाएगा। कई सवाल कई के मन में उठ सकते हैं, क्या यह सब कुछ चुनाव से ठीक पहले नैरेटिव सेट करने के लिए है? क्या सच में ओपिनियन पोल का असर इतना बड़े पैमाने पे पड़ता है? क्या सच में दुनिया भर के देशों के भीतर ओपिनियन पोल या फिर एग्जिट पोल होता है तो वह सटीक क्यों माना जाता है और भारत देश के भीतर इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर क्यों देखा जाने लगता है? ये सारी प्रोपेगेंडा के तर्ज पे देखे जाने वाले जो परिस्थिति ही दरअसल भारत देश के भीतर इस दौर में सबसे बड़ी हो चली है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे होंगे, जाहिर है विपक्ष उसको उठाएगा, लेकिन विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे या फिर विपक्ष का चेहरा भी मुद्दों को उठाते हुए आपको खबरों के तौर पर पत्रकार के भीतर नजर नहीं आए। यानी उसी पत्रकार जिस मीडिया के भीतर यह बताया जाता है कि 4 महीने बाद कैसे चुनाव परिणाम आ सकते हैं, ये एक सवाल है। अगला सवाल होता है कि क्या विपक्ष अगर मुद्दों की बात कर रहा हो, अगर मुद्दों को उठा रहा हो, अगर विपक्ष के मुद्दों को लेकर के पत्रकार अपने आंख नाक कान मुंह सब बंद कर लिए हो, तो उसके बाद वह सिर्फ यह कह रहा हो कि दरअसल ओपिनियन पोल यह कहता है, इसी के हिसाब से खबरों को बना लिया जाए, तो संदेश अगला बहुत क्लियर होता है। इस भारत देश के भीतर विपक्ष नहीं है, इस देश के भीतर कोई गड़बड़ी नहीं है। इस देश के भीतर जितने भी मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों के ऊपर जो सरकार की ओपिनियन होती है वही देश की राय होती है। उन मुद्दों की असर इस देश के लोगों के ऊपर जितना पड़ रहा हो, लेकिन जो सरकार सोचती है वही ठीक सोचती है, तो वो ही बताया जाए। ये तो एक हिस्सा है जहां पर यह सवाल अपने आप में दौड़ने लगा कि क्या ओपिनियन पोल के आंकड़ों के जरिए ही इस भारत देश के भीतर के गवर्नेंस और सरकार किस रूप में अपने आप को आगे देखती है, यह सब कुछ सिर्फ ओपिनियन पोल के आंकड़े के तहत ही रहेगा। यानी एक स्तर प्लेन फील्ड के गायब होना तो पहले से ही था, लेकिन एक अगली परिस्थिति ऐसी हुई कि हम इसको इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि यह चुनाव जीतेंगे ही नहीं। अब कोई चुनाव जीतेगा ही नहीं अगर यह तय कर लिया गया है, तो फिर उसको दिखाने से टीआरपी कहां से आएगी? यानी लोगों के भीतर भी एक आश्वासन, एक उम्मीद और एक आशा, एक भरोसा, इन सारी चीजों को सिर्फ इसी आंकड़े के आसपास सिमट लिया जाएगा। तो फिर ये क्या कहा जा सकता है कि पहले दौर में क्या इस देश के पत्रकार हो उसको अनुकूल करना और उस मीडिया पत्रकार के भीतर और मानसिक तौर पर और लोगों के भीतर किस तरह से असर डालना है, चुनाव से ठीक पहले उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। यानी कुछ ही दिन पहले एक ओपिनियन पोल निकल करके आया है, जरा सोचिए, इस भारत देश के भीतर 543 सीटें, उन सब 543 लोकसभा के सीटों के भीतर में हर लोकसभा सीट के ऊपर जो वोटर्स होते हैं उनका अगर औसत देखा जाए तो वह करीब करीब भारत देश के भीतर 16 लाख होते हैं। कहीं पे 10 लाख होते हैं, कहीं पे 22, 25, 30, 28 लाख भी होते हैं।
वो एक अलग बात है, लेकिन औसत अगर निकालिएगा तो 16 लाख पड़ता है। अगर 16 लाख लोगों के जरिए एक सांसद को चुना जाता है, एक एमपी को चुना जाता है, तो उन 16 लाख लोगों में से कितने लोगों से ये बात को जानना चाहिए जिसके बाद ये कहा जाए कि एग्जिट पोल या फिर ओपिनियन पोल बिल्कुल सही है। जिक्र ओपिनियन बनाने का है तो फिर ओपिनियन पोल सही हो सकता है। आप ये भी सोचेंगे कि 16 लाख है तो एक जो सामान्य सा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता समझता वो कहेगा नहीं नहीं, कम से कम यहाँ पर करीब 10% लोगों को रहना चाहिए, लेकिन 10% तो होते नहीं है। दूसरा कहेगा कि हम जानकार है, 1% लोगों से तो पूछ ही लेना चाहिए, सिर्फ 1%, इन 1%। लेकिन जरा सोचिए कि जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के अगर कोई औसत निकाल लेगा ओपिनियन पोल के भीतर, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर सिर्फ 25 लोगों से ही पूछा गया। यानी ये कहे कि 16 लाख वोटरों में से 25 वोटरों से अगर पूछा गया और उसके हिसाब से एक धारणा बना दिया गया और तैयार किया गया कि दुनिया भर में ओपिनियन पोल का यही तरीका होता है, इसके अलावा कोई तरीका होता ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया भर के भीतर ओपिनियन पोल के साथ जो इश्यूज, जो मुद्दे जुड़ते हैं, जो गवर्नेंस के तौर तरीके उस समय में जो सरकार होती है और जो विपक्ष जिन मुद्दों को लगातार उठा रहा होता है, क्या उसको क्या पत्रकार दिखाता है या फिर नहीं दिखाता है? विश्व के किसी भी देश के भीतर ऐसी स्थिति कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा जहां पर सरकार को लेकर के जो सवाल इस भारत देश के भीतर है वह सवाल गायब है। उन सारे सवालों के भीतर कोई भी चर्चा नहीं है। ठीक उसी तर्ज पे जैसे आप यह तुरंत बोल सकते हैं कि अच्छा जीत तो गए मध्य प्रदेश के भीतर, लेकिन व्यापम कोई घोटाला नहीं था, कोई घपला नहीं था, उसके ऊपर लोगों की राय क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी? और क्या वाकई लाडली बहना ने ऐसा कमाल किया कि मध्य प्रदेश के भीतर के युवाओं भी एक ही झटके में दनादन वोट भारतीय जनता पार्टी को डाल दिए? यह सवाल उठ सकते हैं। 18 साल से बीजेपी वहां सत्ता में थी, यानी व्यापम सरीखी परिस्थितियां जो मध्य प्रदेश के भीतर होंगे तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है क्या? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल फिर उठता है कि क्या उस लाल डायरी का क्या हुआ जो राजस्थान के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र कर रहे थे? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई शुरू हो गई? उसके भीतर जिनका नाम है क्या उनको जेल भेजा जा चुका है? और तो और महादेव ऐप का जिक्र भी तो किया जा रहा था जिसके कटघरे के भीतर वहां के मुख्यमंत्री उस समय के भूपेश बघेल थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई फिर या नहीं, ये पूछा जा सकता है। लेकिन जरा देखिए चुनाव के भीतर मुद्दे और इससे पहले के जो पूरे करप्शन के जो जिन्हें विपक्ष अपना बेस बना रहा था, आधार बना रहा था, वो सारी चीजें इस दौर में गायब है। अब बच क्या गया? चुनाव के परिणाम जो लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। लेकिन इस परिणाम आने के बाद के पूरे परसेप्शन और इस परिणाम बनाने के दोनों के बीच की परिस्थिति को अगर समझिएगा तो क्या यह सोच सकते हैं कि या कह सकते हैं कि ओपिनियन पोल होना चाहिए? और जो ओपिनियन पोल करते हैं या जो संस्था काम कर रही है इस दौर में उनका बिजनेस मॉडल ठीक उसी प्रकार से है जैसे इस भारत देश के भीतर मेन स्ट्रीम पत्रकार का यानी मीडिया का पूरा बिजनेस मॉडल सरकार के जरिए चलाया जाने लगा। क्योंकि 2015 से लेकर के 2019 तक के भीतर की अगर परिस्थिति देखिएगा तो औसत अगर निकालिएगा तो करीब 5,000 करोड़ रुपए टेलीविजन मीडिया यानी टीवी पत्रकार को, मीडिया को और प्रिंट मीडिया को इतना ही कमोबेश सरकार ने दिया। अगर ये नहीं देते थे तो उससे हट करके जो बाजार के भीतर जो विज्ञापनों के जरिए जो पैसे की कमाई की जाती थी वह भी करीब करीब इतना ही था। यानी विज्ञापनों के ऊपर आप निर्भर ना रहे, सरकार के ऊपर निर्भर हो जाइए। जो विज्ञापन है वो तो आप अलग से ले लीजिए अपने टीआरपी के लिए, लेकिन जो सरकार की टीआरपी को बढ़ाएगा उसके लिए अलग से एक बजट है। ये सारी बात तो मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के शुरू से चलती आ रही है, खास तौर पर इस अमृतकाल के समय में। लेकिन क्या ऐसा भी कुछ संभव है कि जो ओपिनियन पोल करते हैं, कराते हैं, उनके जरिए कोई ओपिनियन पोल कैसा आए और उसको इस भारत देश के भीतर में जो पत्रकार का जो लाइसेंस लेकर के जो खबरों बताते हैं लोगों को, क्या उस ओपिनियन पोल को वह दिखाए और फिर उस ओपिनियन पोल ही खबर के भीतर तब्दील हो जाए, बदल जाए और यह कहा जाए कि बाकी मुद्दे तो ठीक है लेकिन आप जरा देखिए यहाँ पर यह जीत रहा है, तो आप यह कैसे कोई सवाल उठा सकते हैं? आप यह कैसे कह सकते हैं मतलब महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना टूट गई, उसके बावजूद भी पिता के साथ की संवेदनाएं बेटे उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ जाएगी? ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन ओपिनियन पोल तो कुछ और कहता है। आप कैसे कहेंगे शरद पवार और भतीजे अजित पवार के भीतर जो एक रेखाएं खींच गई
उसका ज्यादा लाभ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अजित पवार चलेंगे उनको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ओपिनियन पोल ये कहता है। यानी इस भारत देश के भीतर की जो भी सारी घटनाएं घट रही है उसके ऊपर पत्रकार क्रिटिकल नहीं होगा, बल्कि पत्रकार मीडिया उस ओपिनियन पोल का ही आसरा लेगा और वही कवच के तौर पे काम करेगा कि देखिए ये ओपिनियन पोल काम कर रहा है, हम तो नहीं कहते हैं, ओपिनियन पोल तो नहीं कह रहा था, हमारी कोई खबर भी तो नहीं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि भारत देश के भीतर में इस समय में जितने भी मुद्दे थे, यानी 5, 7, 8 मुद्दे को हम आपको पढ़ के बताते हैं जिससे बहुत सारी बातें साफ हो सकती है। उससे जुड़े हुए लोग, वो तबका वोटर के तौर पे होगा, वो सारी उसकी राय क्या बन सकती है, क्या यह समझ के चलते हैं जिन्होंने इन परिस्थितियों को बिगाड़ा, जो नए सत्ता को चुन करके लाएंगे पहले से वो मान लिए कि वो शायद और बिगाड़ देंगे स्थिति, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। लेकिन नेता की गारंटी हो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो एमएसएमई का इस भारत देश के भीतर में कितनी बड़ी तादाद में बंद हो गया। स्टार्टअप का बंद होना और स्टार्टअप के लिए लिक्विडिटी का न बाजार में होना, इस भारत देश के भीतर में प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट सेक्टर ने भी अपने हथेलियों को बंद कर लिया, क्योंकि भारत देश के भीतर में माइंड कैपेसिटी लोगों की खत्म होती चलती जा रही थी, पैसा नहीं है। बेरोजगार और महंगाई, इन दोनों परिस्थितियों को भीतर बताने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल किसानों की जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि किसान प्रधानमंत्री की एक जाति भी है। प्रधानमंत्री ने जो 4 जातियों का जिक्र किया उसमें गरीब भी है और किसान भी है। उस किसान को लेकर के जब प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया था कि आपकी आय दुगुनी हो जाएगी, उस समय से लेकर के आज के समय तक जो उस समय बीज की कीमत थी, जो खाद की कीमत होती थी, जो डीजल की कीमत होती थी, डीजल इसलिए उपयोग में क्योंकि ट्यूबवेल के जरिए पानी निकालना पड़ता है जमीन से, जो आप सिंचाई करते हैं, और भारत देश के भीतर सरकार का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 27 से 29% के बीच ही दौड़ता है जहां पर वो सिंचाई की व्यवस्था करवा पाती है। वह भी कीमत करीब 3 से 5 गुना तक बढ़ा। तो अगर दुगुनी हो भी गई, ऐसा हुआ नहीं, एक हिसाब से देखा जाए जो अब अनाज उपजाने में जो खर्च होता है उससे ज्यादा अब अनाज को उपजाने के लिए जो कच्चा रॉ मटेरियल, जो बीज की, खाद की, ट्रैक्टर, सिंचाई, ट्यूबवेल से पानी, इस सारी चीजों को लेकर के आता है, ज्यादा खर्च होने लगा। ये 3.5 से 5 गुना तक हो गई। तो आय तो बढ़ी नहीं, क्योंकि इनकी कीमत अगर बढ़ भी गई तो इसकी कीमत बढ़ गई, जो उत्पादन में खर्च होता है उतना आय भी नहीं मिल पा रहा, और इसीलिए बार बार एमएसपी का धोखा सरकार देती है। अब किसान इससे रूठेगा नहीं, नाराज नहीं होगा, फिर कहेंगे कि नहीं रूठेगा, ओपिनियन पोल में रूठ नहीं रहा। फिर ओपिनियन पोल के आंकड़े साफ कहते हैं कि सरकार तो बहुमत के साथ बहुत आगे बढ़ चुकी है, फिर क्या होगा। इसके अलावा और देखिए कि प्रधानमंत्री की बीमा योजना देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना देखिए। इन सारे चीजों को अगर लेकर के क्या सच में पत्रकार मीडिया कोई परीक्षण करता है कि क्या स्थिति है? क्या उन घरों के भीतर हो गया है जहां जो उज्ज्वला योजना के पहला सिलेंडर आया था, अब उस सिलेंडर को बैठने के काम में लाया जाता है? क्या वहां पहुंचा? क्या भारत देश के भीतर में लकड़ियों का कटना सच में बंद हो गया? जो पूरा आदिवासी समाज है, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, वहां पे लकड़ी और लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल क्या बंद कर दिया गया? सरकार की खुद ऐसी रिपोर्ट कहती है कि बंद नहीं हुआ। फिर उज्ज्वला योजना किसके लिए चल रही थी, किसके जरिए चलाई गई, इससे क्या लाभार्थियों को कितना लाभ मिला, ये एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन पत्रकार के भीतर, इस मीडिया में इस बात को चर्चा होना चाहिए। विपक्ष अगर न भी ये बात उठाए, पॉलिटिकल विजन उसके पास न भी हो, तब भी उठाना चाहिए, लेकिन नहीं उठाना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या इस भारत देश के भीतर जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो देश ही छोड़ करके भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, जानते समझते हो कि इस देश के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, वो कौन लोग होते हैं? हायर एजुकेशन को लेकर के इस साल 8 लाख छात्र बाहर जा चुके हैं। जो बड़े बिजनेस और धंधेबाज है, जिसको ये कहते हैं हम लोग कि वो अपने हिसाब से वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट कहती है कि जो बिलियनियर्स है उनकी संख्या 2023 में 8000 पार कर गई। ये पिछले बार करीब 7500 बिलियनियर्स बाहर गए थे, इस बार ये संख्या 8000 हो गई। सवाल इतना ही नहीं है, सवाल है पत्रकार दिखलाता है, बतलाता है। क्या संसद के भीतर जब रिपोर्ट रखी गई और पूछा गया एक सवाल के भीतर सरकार से कि कितने लोग छोड़ करके चले गए, तो सरकार ने कहा देखिए
पिछले साल जो नागरिकता छोड़ी थी 2022 में, उनकी संख्या थी 2,25,620। उससे पहले जिन्होंने छोड़ी थी वह थी 1,63,370। उसके भीतर सवाल उठता है कि कौन सा साल था जब जिसमें सबसे कम लोगों ने नागरिकता छोड़ी, तो वो साल था कोविड का। कोविड के दौरान केवल 85,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। क्यों? सरकार ने संसद के भीतर अपने हिसाब से कहा कि दरअसल ये पर्सनल कॉन्वीनियंस का देखते हैं, अपनी व्यक्तिगत सहूलियत देखते हैं, इसीलिए इस भारत देश को छोड़ देते हैं। अच्छी बात। लेकिन जब लोगों से इस तरह की बात पूछा गया और इंटरनेशनली जो एक रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें 5-6 कारण हैं जो भारत देश में इतनी बड़ी संख्या में लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। पहला, ओवर हाई टैक्स लिया जाता है यहाँ। दूसरा, सिक्योरिटी, जो कानून व्यवस्था का मसला होता है वो। तीसरा होता है करप्शन, जो करप्शन फ्री का जो नारा सरकार लगाती है उसमें चौथा हिस्सा हो जाता है यहाँ का जो सिस्टम होता है वो पूरे तरीके से पॉलिटिकल वे में चलता है। जो ताकतवर है, और ताकतवर इस देश के भीतर नेता ही है, और नेता भी सरकार का हो तो बहुत शानदार, तब उसके पास पावर आ जाएंगे, क्योंकि आम लोगों के पास कोई भी अधिकार, विशेष अधिकार नहीं होता, तो सिस्टम नहीं है। और 5वीं संख्या होता है बेटर एजुकेशन के लिए, और सरकार ने भी कहा हाँ, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ लोग इस देश की नागरिकता छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। जरा सोचिए कि इन सारे सवालों के जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इस भारत देश के भीतर के हालात जो सरकार को एक दो नहीं बल्कि दर्जनों सवालों को लेकर के कटघरे में अगर खड़ा करते हो, अगर उसका जिक्र ही नहीं किया जा रहा हो और एक ही झटके में ओपिनियन पोल आपकी आंखों के सामने दौड़ने लगे और यह बताने लगे कि देखिए यह सत्ता फिर से जीत रही है, फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ठीक है, लोकतंत्र का मतलब तो वोट डालना है, और वोट डालने को लेकर के ही तो ये ओपिनियन पोल होता है। तो लोगों ने तो कह दिया वो किसको वोट देंगे, तो एक तरफ हर कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर 25 लोगों से पूछ लेना है, दूसरी तरफ इस भारत देश के भीतर की राजनीतिक सत्ता के अनुकूल रिजल्ट परिणाम को बना देना है। ये सारी सत्ता ही रिजल्ट उस रिजल्ट को बना के देती है, उस परिणाम को, कि इतना कम से कम हमारे हक में होना चाहिए कि हम 272 के नीचे किसी भी परिस्थिति में ना आए। तो फिर क्या ओपिनियन करने वाली संस्थाओं से भी कोई ताल्लुकात राजनीतिक दल का होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मीडिया का होता है वैसे ही इनका भी होता है। इनका भी उठना बैठना नेताओं के साथ होता है। नेता का मतलब होता है भारत का सरकार, सरकार के साथ होता है, क्योंकि इस समय में सरकार बहुत बड़ी तादाद में विज्ञापन का जो पैसा देती है या अन्य माध्यमों से जो सहूलियत और सुविधाएं देती है उस सबको मिलता है, वो सिर्फ उस मीडिया को नहीं जिसको टीवी स्क्रीन पे ये दिखाई पड़ता है। जो दिखाई दे रहा है उस रिपोर्ट को कौन तैयार कर रहा है उसको भी दिया जाता है। आप एक छोटी सी बारीकी से इसको समझिए, जैसे सरकार यानी गवर्नमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा अगर हर साल अगर किसी को CSDS को देती है। अब CSDS एक मानक संस्था होती है। CSDS का अगर ध्यान देखिएगा तो अक्सर परसेंटेज के ऊपर काम करती है, इतना परसेंटेज इस पार्टी को वोट मिलेगा, वो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को अध्ययन करती है। लेकिन पिछले चुनाव के भीतर क्या हुआ, उस चुनाव के भीतर जो वोटिंग का जब दिन बीता उसके बाद जो एग्जिट पोल टीवी स्क्रीन पे दौड़ने लगा, तो देखे होंगे कि अलग अलग एग्जिट पोल होता था कई जगहों पर, बहुत बेचैनी थी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, सरकार का कहना था हम ही हर जगह जीतेंगे, और खास तौर पर इस क्षेत्र के भीतर जो हिंदी क्षेत्र के भीतर है, वो भारत देश का जो मध्य हिस्सा कहा जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम ही जीतेंगे, और जीत गए। प्रधानमंत्री अपने भाषणों के जरिए कई जगह कहे कि लिख के ले लीजिए, इन 3 राज्यों में हम ही जीतेंगे, उनके भाषण का एक हिस्सा था, और जीते भी वही। अब सवाल उठता है कि पूरे प्रक्रिया के भीतर एक ही झटके में सामने लोकसभा चुनाव खड़ा होता, वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो ओपिनियन पोल निकलेगा वह भी इन एजेंसियों से निकलेगा। CSDS का जिक्र इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इन सारे चुनाव के भीतर आखिरी दिन जब काउंटिंग होनी थी, जब वोटिंग का काउंटिंग, तो उस दिन एक दिन पहले एक CSDS का रिपोर्ट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि हाँ, इन राज्यों के भीतर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। इस CSDS को पैसा सरकार देती है, और गवर्नमेंट के अनुकूल अगर नहीं रहिएगा, पैसा भी लीजिएगा, तो वहां पे डायरेक्टर आप कैसे हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर सवाल उठता है, बहुत साफ तौर पे दिखता है कि क्या यह समझ लिया जाए
कि दरअसल पर्दे के पीछे जो आपस में सहमति इस भारत देश के संस्थानों को लेकर के हम आप लोग जो अब तक सीबीआई, ईडी, आईटी तक सोचते थे, अब वो बढ़ते बढ़ते मीडिया तक गया। अब उसके साथ साथ इस देश के भीतर के अंदर जो कंटेंट भी बनाए जाते हैं, जो निकल के आते हैं, वो भी मैनेज होता है क्या? ऐसा है। किसी के ऊपर शक की कोई गुंजाइश खड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ओपिनियन पोल होता है तो क्या उन इश्यूज को, उन मुद्दों को पकड़ते हैं, जिन इश्यूज को, जिन मुद्दों को लेकर के भारत देश के भीतर में लोगों के मन में सवाल हो, और लोग जिन सवालों को, जो समझिए कि जैसे जो सवाल का आप जिक्र किया, क्या कुछ ऐसा होता है? अब भारत जो है दुनिया के भीतर टॉप पे है। भारत से छोड़ करके बाहर जाने वाले लोग जो भारत में पैसा भेजते हैं, जिसको रेमिटेंस कहते हैं, वो पैसा 2024 के मार्च तक दुनिया में भारत में आने में पहले कंट्री होगी, टॉप पे होगी, 125 बिलियन डॉलर का ये रेमिटेंस होगा जो बाहर से भारत आएगा। 125 बिलियन डॉलर का बजट तो इस भारत देश के लोगों के लिए भी सरकार का नहीं है। और इसको आसानी से अगर समझे तो इसको और आसानी से समझे कि 5 किलो फ्री का अनाज साल भर का 2.25 लाख करोड़ का उज्ज्वला योजना, इस भारत देश के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना, इस देश में मुद्रा योजना, इस देश के भीतर हर वह योजना जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होती हो, सबकी रकम को इकट्ठा कर दीजिएगा तो वो रकम भी कम है। इतना पैसा बाहर से आता है जो अपने सगे संबंधियों को भारत में भेजते हैं या यहाँ आकर के इन्वेस्ट करने के लिए अपने बैंक के भीतर पैसा ट्रांसफर करते हैं। कितना है? 125 बिलियन डॉलर। इसको और आसान करें, रुपयों में अगर तब्दील करें तो करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपया। अब सवाल उठता है कि जब भारत देश की इकोनॉमी के भीतर ही इतना बड़ा छेद है, तो क्या पत्रकार के ऊपर ये सवाल नहीं आना चाहिए कि हमारे इकोनॉमी चल कैसे रही है? लेकिन नहीं सवाल उठेगा। जैसे इन सवालों को लेकर के लोगों के भीतर बेचैनी हो जाएगी, वैसे ही एक ओपिनियन पोल सामने आएगा और खुद सरकार अपने भाषणों के जरिए शुरू कर देंगे कहना, इस बार तो 350 पार। तभी कोई निकल करके कोई व्यक्ति आएगा, कहेगा नहीं इस बार 400 से भी पार। और उसके समानांतर में वो कोई बहस का हिस्सा होगा, वही इशू होगा, वही मुद्दा होगा कि सरकार 272 पे रुकेगी, 300 से ज्यादा हो जाएगी, या 400 से ज्यादा होगी, या फिर 350 पे रहेगी। ये कौन सी स्थिति होगी? नेहरू का रिकॉर्ड टूटेगा, या इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड टूटेगा, या फिर राजीव गांधी का रिकॉर्ड टूटेगा? किसका रिकॉर्ड टूटेगा इस दौर में? यानी ये कहे कि भारत देश के भीतर पत्रकार का जो काम है, वह काम वह खुद ना करे और पूरे तरीके से सरकार के दिए जा रहे भाषणों के अनुकूल ही पत्रकार को चलाने लगे मीडिया को, तो फिर शक की गुंजाइश नहीं बल्कि साजिश की परिस्थितियां बहुत लंबी रेखाओं के तौर पर उभर करके सामने निकल जाती है। क्योंकि भारत देश के लोगों के मन में अगर अब से अगर अगले 3 महीने तक यही बार बार अगर देते रहिए, सुनाते रहिए कि सवाल अब ये है 300 पार या 400 पार, और ये लड़ाई उसी दिशा में आगे, तो जरा आप सोचिए कि जब वह गांव गांव तक टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जब इस बात का सवाल कर रहे हैं, जिस एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल का कितने लोगों से पूछा गया, करीब 13,000 लोगों से पूछा गया, उसकी अपनी व्यूअरशिप कितनी है, कितने लोगों तक वो पहुंचता है? वो करोड़ों लोग तक पहुंचता है। इस भारत देश के भीतर में वो टेक्नोलॉजी के जरिए पहुंच जाता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों तक पहुंच करके ओपिनियन पोल नहीं करा सकते। वहां पहुंचते हैं, जाते हैं, कुछ सवालों को रखते हैं, लेकिन इस समय में टेलीफोनिक ओपिनियन पोल भी होने लगे। और ये भी कहा गया कि हम फोन से पूछ लिया और बता रहे, कह रहे पूरी बहस इसी के ऊपर आकर टिकी, यह सरकार जब तीसरी बार जीत जाएगी तो फिर किस बुलंदी के साथ जीतेगी। यानी लोकतंत्र का वह पिलर भी गायब जहां पर चुनाव इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि जनता अपने नुमाइंदों को चुने और फील्ड सबके लिए एक बराबर का हो, लेकिन एक ही पल में, एक ही झटके में वह भी गायब। अब अंतिम में फिर सवाल ईवीएम का मत कीजिएगा, क्योंकि इसका एक मतलब तो यह भी होगा कि नैरेटिव सेट कर दीजिए और वोट छाप दीजिए। ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन फिर वही सवाल, इस नैरेटिव के आसरे अगर आगे बढ़िएगा तो ओपिनियन पोल नहीं, 2024 के मई के महीने का परिणाम आपके सामने हो। फिर भी लोकतंत्र देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।